बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बैसाखियों के बगैर हुकूमत बनाने की बातें तो सब करते हैं, लेकिन किसी न किसी तौर पे पाकिस्तान की तारीख रही है कि बैसाखी की ज़रूरत पड़े ना पड़े, ख़ुद ही सियासतदान वो बैसाखी इस्तेमाल करना चाहते हैं। ना जाने क्यों ख़ुद पे भरोसा नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो हालात 2018 में रहे या इस वक्त जो हालात हैं उसमें अगर आप ये समझते हैं, अगर सियासतदान समझते हैं कि जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है, तो आपस में मिल के बैठ के बात करना तमाम जमातों को ज़रूरी है और उसी से ही मुमकिन हो सकता है कि आप वो बैसाखी ही अलग कर दें कि जिसकी वजह से आपकी हुकूमत पे धब्बा आता है। 2018 की हुकूमत PTI की हुकूमत, और उसमें जो भी अगर समझा जाए कि उनको अवाम की अक्सरियत हासिल थी, तब भी एक बैसाखी का धब्बा ज़रूर मौजूद था। उसके बाद अभी नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कबूलियत किसी भी चीज़ की बात की जाए, लेकिन एक बात ज़रूर आती है कि नवाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट दे दी गई है कि जिसकी वजह से आगे गवर्नमेंट उनकी बन सकती है। एक और चीज़ जो सियासतदानों के लिए और पार्टीज़ के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई, PTI के लिए बहुत बुरी साबित हुई कि PTI का बल्ला जो है वो उनसे निशान छीन लिया गया है। निशान छीनने का मतलब ये है कि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आखिर में जब वोट उनको मिल जाएगा, और यकीनन PTI का वोटर इस वक्त मौजूद है, तो ये इम्कान बिल्कुल बाकी है कि आज़ाद उम्मीदवारों को के साथ हुकूमत बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि आखिर में वही बाज़ार ज़रूर लग सकता है जो कि हम पाकिस्तान की तारीख़ में देख चुके हैं। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। हम ये देख चुके हैं कि किस तरह से कुछ अर्से पहले भी इस्लामाबाद में किस तरह लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया गया या उनके वोट को शामिल किया गया। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि PTI से कोई बहुत ज़्यादा वफ़ादार है और आगे PTI की गवर्नमेंट बनेगी और वोटर उसका बहुत है, तो इस वक्त PTI के लिए बड़े मसाइल हैं। सिंध की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि सिंध में इस वक्त किसका पलड़ा भारी है, और वही चीज़ जो हम अभी इलेक्शंस तक लेके चलेंगे। प्रोग्राम के आखिरी चंक में कराची और सिंध के हवाले से बात करेंगे। आज मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहसिन काज़मी साहब ने। आप तजियाकार हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे अखलाक हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। मुसरत नियाज़ी मेरे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी से, और साथ ही साथ उबैद शाह तजियाकार फ़ोन पर मौजूद होंगे हमारे साथ। मोहसिन काज़मी साहब, क्या समझते हैं, अभी 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम बैसाखी नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साफ साफ नज़र आता है कि किसी न किसी को किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसा क्यों है? हमें क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है? क्या हम जमहूरी अमल में ख़ुद अपने ऊपर भरोसा करके सियासी जमातें आगे नहीं जा सकती? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख हमारे सामने मौजूद है। जब भी यहाँ इलेक्शन हुए तो मैंने देखा कि तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ कभी लेवल प्लेइंग एक साथ नहीं मिली। कभी किसी को मिली, कभी किसी को मिली, कभी किसी को मिली। हर इलेक्शन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको एक न एक पार्टी ज़ेर ताब रही। अब मेरी तो रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि एक दफ़ा आवाम की राय लेने के लिए आप उन्हें ये आज़ादी दे दें कि जिस पार्टी को चाहें वो सेलेक्ट करें। देखिए, शर्त यह है कि उनके साथ मसावियाना सलूक किया जाए। हर पार्टी को उसी तरह इजाज़त दी जाए जिस तरह आप दूसरों को दी जा रही। आप देख रहे हैं कि मुसलसल मैं 15 दिन से देख रहा हूँ कि 2 जमातें मुसलसल अपने जलसे कर रही हैं और उन्हें आज़ादी के साथ जलसे करने की इजाज़त भी है। जो चाह रहे हैं कह रहे हैं। एक जलसा भी आप उन दूसरों को नहीं करने दे रहे हैं। 175 जमातों में टोटल 4 या 5 जमातें ऐसी हैं जिनका आप नाम भी ले सकते हैं हाँ कि ये पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं। इनके अलावा तो कोई जमातें नहीं, और बल्कि उनको भी ये समेट ले तो 3 जमातें नजर आती हैं। मेरा तबसरा ये है कि 2018 का आप रिकॉर्ड उठाइए, 2013 का रिकॉर्ड उठाइए। 2013 में जो वोट बैंक मुस्लिम लीग का था, पीपल्स पार्टी का था, PTI का था, वो चेंज हो गया 218 में आके। 218 में मुस्लिम लीग 2 नंबर पे पहुंच गई, जबकि वो पहले 1 नंबर पे थी। पीपल्स पार्टी 2 नंबर पे पहुंच गई, जबकि वो तीसरी पार्टी थी उस वक्त की। अब यहाँ पर सूरत 2018 का जब इलेक्शन आया तो PTI नंबर 1 हो गई। तो आज तक के इलेक्शन की सूरत हाल अगर आप देखें, रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट ये कि PTI ऑन द टॉप 1। क्यों? इसलिए कि इन्होंने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं। अच्छा, अब आइए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कोई कमजोर जमात नहीं है ना। नवाज शरीफ गैर मारूफ आदमी है, बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं।
वो बहुत अरसे उन्होंने काम किया, पंजाब में उनकी शोहरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया था अपनी ज़ात के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। वो ज़बरदस्त फैसला था। वो ये था कि जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो उस वक्त वो मई में इलेक्शन करवाना चाह रहे थे। अप्रैल में हुकूमत ख़त्म हुई है और मई में इलेक्शन चाह रहे थे। बेहतरीन टाइम था। ये आपके मुस्लिम लीग के हैं मोहम्मद जुबैर साहब, आज भी मुस्लिम लीग में है। अभी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही कि उस वक्त मुल्क दिवालिया नहीं था, 17 अरब डॉलर आपके खजाने में उस वक्त मौजूद थे जब नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था कि हम जो है इलेक्शन कराएंगे। लेकिन किन वजूहात पे उन्होंने फैसला बदल दिया ये वो बेहतर जानते हैं। उनका फैसला बदलने का नतीजा ये हुआ कि 16 माह ये हुकूमत चली है और पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में इतनी बदतरीन हुकूमत कभी नहीं आई। इसलिए कि इतनी तेजी से महंगाई, यानी सुनामी आ गया महंगाई का, और आज भी वो महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, जितने भी सियासी पार्टियां अपना मंशूर लेकर आ रही हैं, अपने ऐलान कर रही हैं। सर मंशूर भी कहाँ आ रहा है? मंशूर भी कहाँ आ रहा है? इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई मंशूर नहीं है कि जिसपे वो आगे, अभी वोट की बहुत बात होती है। नवाज शरीफ साहब हमें अब स्क्रीन्स पे नज़र आ रहे हैं और कल से उन्होंने जो है अपनी कंपेन्स का भी जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ कर दिया है। मरीम साहिबा तो मैं पहले भी नज़र आ रही थी, लेकिन मंशूर नहीं है अभी उनके पास। आगे चलते जनाब, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुसरत नियाज़ी साहिबा। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। मुसरत नियाज़ी साहिबा, ये बात कही जा रही है ऑन रिकॉर्ड, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने भी एक बात कही कि 16 माह में जो कुछ हुआ वो पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और इस वक्त भी हम ये, हमारे गेस्ट मोहसिन काज़मी साहब मौजूद हैं, वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि अभी जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, आगे किसी भी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत आ नहीं सकती। इस वक्त आपकी पार्टी के साथ बयानबाजियां तो बिल्कुल चल रही हैं, बयानात तो बिल्कुल हैं, लेकिन आगे जो हमें सिलसिला नज़र आ रहे हैं वो 16 माह वाला ही आ रहा है। आपको एक सियासी पॉलिटिकल लीडर की तौर से, पॉलिटिकल वर्कर की तौर से क्या लगता है कि क्या ये सेटअप ठीक रहेगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ सलाम कि सही मायनों में मुल्क की तारीख में हमेशा किसी न किसी इलेक्शन पे एलिगेशन रहे हैं, लेकिन जो जितना मदराज 2018 का था शायद कोई इलेक्शन हो, लेकिन जो अब भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं समझती हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी जो राय है वो ये है कि देखिए पाकिस्तान की आवाम को, मुसरत नियाज़ी साहिबा, वैसे आपकी आवाज़ ठीक आ रही होगी नाज़रीन को, लेकिन स्टूडियो में कुछ कम आ रही है। अगर थोड़ा सा अगर आप तेज़ आवाज़ में बात करेंगी तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वॉल्यूम वैसे ही बड़ा तेज है, आपको पता है। सर अब बात दरअसल ये है कि देखिए मैं कहती हूँ कि सही मायनों में आवाम को उसका हक अदा करने दिया जाए, और अपनी पसंद के जो नुमाइंदे उन्हें मुंतखब करने का हक भी है, और उन्हें ये हक हासिल होना भी चाहिए। ये अपनी मर्जी के जो लोग सिलेक्टेड कर दिए जाते हैं, तो मैं नहीं समझती कि उन्हें आवाम से इतनी परवाह होती है। लेकिन ये इलेक्शन हो रहा है, बेशक कि वो लोगों के लिए तो शायद, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए गहमा गहमी नहीं होगी, लेकिन आप ये कह सकती हैं बरबला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है और मेरे जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो तो काफ़ी टाइम से मुतहरिक भी हैं और आवाम के पास वो गए हुए भी हैं और जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं हमारी। शायद जो नवाज शरीफ वाले हैं उन्हें यकीन है या यकीन दिलवाया जा चुका है, क्योंकि जारी बात है, नो डाउट कि 16 माह उनके भाई की गवर्नमेंट रही है और वो बीमार शख्स यहाँ नहीं आ सका, और अब उसे उम्मीद है, ढारस है कि जी मैं चौथी दफा। मुसरत नियाज़ी साहिबा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की यूथ आपसे ये सवाल पूछेगी कि अगर उन किसी जमात में इतनी खराबियां थी तो क्यों आपने उस जमात का इतना साथ दिया और 16 माह क्यों उस जमात के साथ बैठे रहे? देखिए हम बड़े जमहूरियत पसंद पार्टी है हमारी। हमने कहा, हमने कोई गलत इक़दाम नहीं उठाया। ये तो पाकिस्तान की तारीख में है कि जो भी वज़ीर आज़म घर जाते थे तो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाकर और कोई ना कोई हीले बहाने से गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती थी। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अदम एतमाद के ज़रिए से गई है,
इसमें तो कोई वो नहीं। और अदम एतमाद के जरिए जाना जमहूरी अंदाज है, और वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में उनके साथ भी बैठे हुए थे, खान साहब के साथ, और बाद में भी बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि जो उस वक्त मुल्की हालात थे, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि सब मिलकर अगर गवर्नमेंट में ना आ जाए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। लेकिन बात दरअसल ये कि हम चाहते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट मिल जाए, हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो ये कहा कि देखें, उनके पास जो मौजूद पार्लियामेंटेरियंस की तादाद थी वो ज्यादा थी, तो हमने उनका साथ जरूर दिया। और मेरे को चेयरमैन ने भी कहा कि, और चेयरमैन ने भी कहा कि हम समझते थे कि पंजाब की सतह पर ये बड़े मुतहरिक होते थे, सुबह सवेरे उठ जाना। मुसरत न्याज़ी साहिबा, मैं आपने मेरे प्रोग्राम में देखा होगा कि मैं ज़ातियात पे बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपके चेयरमैन से भी हमने ये चीज़ें देखी कि काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के नौयत के बयानात थे, तब्दीली की बात हो रही थी। मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि एक मुख्तलिफ नौयत की सोच भी है जो कि अप्रिशिएट की जा रही है, लेकिन अचानक से वो रिवायती नारे हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी नज़र आ रहे हैं और रिवायती इल्ज़ामात नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि क्या सियासत का सिर्फ यही चलन रह गया है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहें और हम डेवलपमेंट की बात ना करें, इसी से हमें वोट मिल सकता है? देखिए सना, मैं आपको बताऊं, मेरे चेयरमैन ने तो कुछ दिन पहले भी कहा है कि ये रिवायती और ये बदला लेने वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। और खुद उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो PMLN है उसका तो वतीरा ही यही रहा है कि उसकी जद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बुरे तरीके से आई है, क्योंकि अच्छी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी याद है कि वो 2.5-3 साल के हुआ करते थे, अपनी वालदा की उंगली पकड़ के जो है ना अपने वालिद को जेल मिलने जाना। और वो दरख्त भी, ये इतने जालिम लोग हैं कि वो दरख्त जिसके साए तले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बैठा करती थी अपने बच्चों को साथ लेके, तो जब सेकंड टाइम वो गई तो वो दरख्त भी काट दिया गया। तो ये तो इतने मतलब जुल्म करने वाले लोग हैं। और अब भी उन्होंने कहा है कि देखिए हम भी इसका शिकार बने और PTI भी उनका शिकार हो रही है। हमने ये कभी भी नहीं कहा कि देखिए जो बात गलत होगी, तो मैं समझती हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में इतनी हिम्मत भी है, जोश भी है, वलवला भी है, नौजवान भी है। वो कह भी रहे हैं कि जितने गलत माइंड सेट है उसको तब्दील होना चाहिए। और हमेशा से देखें, खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी मेरे चेयरमैन ने हमेशा कहा कि खान साहब बेहतर काम करें, हम आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। किसी एक दिन भी मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सना कभी भी जमहूरियत के दरवाजे या जमहूरी अंदाज की जो सोच है उसको कभी झटका हो या उसको कभी उससे इनराफ किया हो ना। मैं नहीं समझती हूँ कि इस किस्म का जो अब इनका बयानिया है नवाज शरीफ वालों का, या इस तरह का जो तरीकाकार है, या जिस तरह से ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान सिंध के अंदर भी तो है ना, सिंध के अंदर इस तरह से PTI की पकड़ दकड़ क्यों नहीं हो रही, PTI के लोगों को इस तरह से अंडर प्रेशर क्यों नहीं किया जा रहा, सिर्फ पंजाब के अंदर ही क्यों? इसलिए कि उनका असर रसूख है, ये तस्लीम करें, उनका असर रसूख है कि जिन लोगों को इतने अरसे से उनकी गवर्नमेंट रही है, 3 दफा वजीर आजम भी रहे, भाई भी वजीर आजम रहा है, फिर वजीर आला दोनों भाई साहब भी वहाँ पे मौजूद है। जी जी जी। और ये चीज़ें जो हैं वो अभी हमारे साथ मोहसिन काज़मी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, चीज़ें आगे मज़ीद क्लियर होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें रिवायती सियासत की बात हो रही है, अभी आप PTI की बात कर रहे थे और आपने कहा कि जी PTI को मौके कम दिए गए हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये बनता है ना कि PTI को मौके कम दिए जा रहे हैं या PTI की अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है? गलतियां तो उनकी हैं, गलतियां तो हैं उनकी। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि PTI को मौके कम दिए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा मौके दिए ही नहीं जा रहे हैं। कम तो जब होता है कि जब आप कहते हैं ये 10 जलसे करेंगे, आप 1 जलसा कर लें। सवाल जलसे हो रहे हैं। अच्छा मोहसिन काज़मी साहब, यहाँ पे ये परसेप्शन मैं नाजरीन को भी बताती चलूँ कि ये जो एक आम ख्याल आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि PTI को चांस कम दिया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है कि PTI के अपने वर्कर्स जो हैं वो ग्राउंड में आके काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। और पहली बात ये मैं एक ज़माने से कहता हूँ, PTI ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बहुत वीक है, ये अपने वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। ये सारी जो इनकी सियासत थी वो खान साहब की पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर थी और आज भी उनकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर है।
इन लोगों ने जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का साथ देना चाहिए था, सेटअप बनाना चाहिए था, वो नहीं किया। आपके सामने है कि एक पीटीआई का वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मुरव्वत कराची आया और यहाँ की लोकल क़यादत ने उसका इस्तकबाल नहीं किया। सर मरवत साहब के बयान भी तो ऐसे हैं, खुद पीटीआई उनसे परेशान है। मरवत साहब को क्या वो बात करेंगे? खुद चेयरमैन उनके जो साबिक बानी जो हैं उन्होंने खुद उनको इस बात पे देखिए वो अलग बात है। वो आदमी चूंकि सियासतदान तो था ही नहीं, अब सियासतदान बन गया है। वो उसकी बातों से जो भी कहता है कह देता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात इस इतनी से कर रहा हूँ, उसने खैबर पख्तून में लोगों को बाहर निकाला, उसके बाद कराची आया, इस्तकबाल भी अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये उसका शिकवा अपनी जगह है कि यहाँ की लोकल क़यादत पीटीआई की मैदान में क्यों नहीं आई। और ये हकीकत है, हालांकि आज का भी सर्वे है कि कराची में पीटीआई आगे है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये जीरो है। हलीम आदिल साहब ने अपने भाइयों को टिकट दिलाए थे, वो टिकट वापस ले लिए गए। तो आखिर तक तो आज तक तो टिकट वापस लिए जा रहे हैं। अभी तक पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम नहीं कर सकी जैसे कर सकती। मैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की तरफ चलूंगी। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, यहाँ पे एक तरफ आप ये कह रही हैं कि पंजाब में असर वसूख की वजह से वहाँ के पकड़ धकड़ का सिलसिला वहाँ पे जारी है और पीटीआई को सही तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा। दूसरी तरफ आप सिंध की बात करें कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे असर वसूख है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मवाजना किया जाए तो सिंध में तो वैसे ही पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर लगती है, तो यहाँ तो ऐसा मसाइल वैसे भी नहीं थे। नहीं देखिए, मैं बताऊँ सना, छोटी सी बात मैं बताऊँ आपको। देखिए पॉलिटिकल पार्टी से बुरे अदवार, ये बुरा टाइम जरूर आता है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि ये इतने मजबूत कराची में क्या सिंध में कभी भी थे ना। अगर इनका देखिए, इनका वोटर है या सपोर्टर्स है, अभी तक आप देखें कि तमाम हलकों के अंदर इनके किसी एक सिंगल बैनर तक भी नहीं लगा, एक बैनर फ्लैग तक नहीं लगा कि इनका कैंडिडेट क्या है। तो मैं समझती हूँ कि ये इनकी अपनी भी कमजोरियां हैं और ये समझते हैं कि हम अब शायद पार्टी के साथ ना चल सके। सर वो मैडम पार्टी वाली बात तो वो एक तरफ है, लेकिन असर वसूख वाली बात पे वापस आ जाते हैं। पंजाब का तो सेटअप अपनी जगह मौजूद ही है, लेकिन सिंध में अगर ख़ासतौर पर असर वसूख की बात की जाए और उसमें ख़ास तौर पर अगर असर वसूख पे मैं ज़ेली उन्वान उसका लेती चलूँ कि पुलिस का महकमा भी आ जाता है। सिंध पुलिस जितनी वफादार सिंध गवर्नमेंट की रही है, इतनी तो मेरा ख्याल है किसी भी सूबे की पुलिस वफादार नहीं रही है। समझती हूँ सना, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई इदारा इस हद तक रहता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैंने आपसे कहा ना कि आपने कहा ना कि किसी को मैंने तो कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौके मिलने चाहिए, और ये बात भी मैंने खुद कही कि पंजाब में ये जो कुछ भी है इनका असर रसूख है और ये इस किस्म की नवाज शरीफ वाले हरकतें कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये कि जिस तरह से देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ने के, हर पाकिस्तानी का हक है वो पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है। वो आप पता है कि उनके जो लोग थे वो यही यहाँ कैसे आ गए, यहाँ क्यों आ गए? क्यों भाई, किसी की खानदानी जागीर है मुल्क हमारा। जिसका जो दिल चाहेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, किसी भी हल्के में कर सकती है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हम कहते हैं लड़काना, तो आए लड़काना में लड़े, नवाबशाह में लड़े, किसी हल्के में आप मैडम इसमें जो मंतकी बात आपकी जो बात है ना, उसमें जो लोग ये बात कर रहे हैं या सियासी हल्के जो बात कर रहे हैं, उसमें मंतकी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिस हल्के से कराची से लड़ रहे हैं, जो सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे पहले ही मुस्लिम लीग नून के वोटर मौजूद थे, वहाँ पे एक मौजूद था वोटर। लेकिन वहाँ आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस हल्के से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे इतना वोटर कम से कम मौजूद है कि चलें जनाब सेकंड नंबर पे आ जाएंगे? आप ये समझती हैं इस बात को? देखिए यहाँ पे नवाज शरीफ की जहाँ तक आपने बात की, वो तो उन्होंने तो लेफ्ट कर दिया, उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब को दे दिया ना, उनके हक में विड्रॉल हो गए। मसला ये है कि अब जहाँ तक आप बात करती हैं कि जी वहाँ पे हम सेकंड नंबर पे आएंगे, इंशाल्लाह ये मैं आपके प्रोग्राम में आज कर रही हूँ, इंशाल्लाह पहले नंबर पे आएंगे, सेकंड तो हमारे दिमाग में ही नहीं है ना। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा आपको कि 2018 में हमारा कैंडिडेट इस हल्के से 5000 वोट ले रहा है, और जब ज़मीनी इलेक्शन हुए तो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वहाँ पे जो कैंडिडेट था वो 32,000 से ज्यादा जो है ना सना वोट ले रहा है। तो मुझे बताएं कि ये क्या है? असल में इंशाल्लाह
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, मैं आपके प्रोग्राम में और आप ही कह रही होंगी कि नुसरत आपने सही कहा, इंशाल्लाह वो तारड़ साहब को पीछे, बहुत पीछे छोड़ जाएगी। चलिए हमारे साथ ही रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद कराची की सियासत पे बात करते हैं और मुस्लिम लीग नून के किरदार पे बात करते हैं कि कराची में किस हद तक उसका वोटर मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अखलाक हाशमी साहब ने। मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर क्या समझते हैं इस वक्त खासतौर पे सिंध की सियासत में आपके साथ पार्टी इत्तेहाद तो दूसरी पार्टीज ने कर दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुद स्ट्रांग नजर नहीं आती सिंध के अंदर, इस पे आप क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो ये बता दूं कि इत्तेहाद हमारा जो है ना सिंध की हद तक तो है इत्तेहाद, लेकिन कराची में इत्तेहाद नहीं है। कुछ सीटों पर है, शाह दुरानी साहब के बेटे की सीट पर है, और बाकी हमारे तमाम सीटों पर कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये कि सिंध की जो सियासत में आपने कहा कि नवाज शरीफ, ये मुस्लिम लीग नून का किरदार क्या है, तो मेरे ख्याल से देखिए जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं या चैनल्स को देखते हैं, तो इस टाइम आपका जो मुकाबला था ये कादर कलमती साहब की जो सीट है, यानी कि मेमन कोट की सीट कहलाती है, वहाँ जो रैलियाँ निकाली गई हैं, जो पब्लिक निकली है, जो जुनून है, जो वहाँ पे उस पार्टी ना होने के बराबर है वहाँ पे ना। उसके बाद आप ले लें नाली मुजफ्फर शिजरा साहब की सीट को आप देख लें, अख्तर जदून साहब की सीट ले लें, और कराची काफ़ी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है और वहाँ आवाम का जो है ना भरपूर तरीके से शिरकत भी है वहाँ पे। तो मसला ये है कि हमारे लोगों को जो ना बुरा भला लोग नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारे लोगों की पिटाई हो रही है, और जैसे कि हमें कहा जाता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते। और कल आपने नवाज शरीफ साहब का भी देखा है कि जब वो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अपने हल्के में गए तो किस तरह कितनी पब्लिक वहाँ पे आई है। आपने अहमदपुर शर्किया के अंदर भी देखा है, जब शहबाजी साहब का जलसा था, आपने हाफजाबाद भी देखा है, आपने उकाड़ा भी देखा है, ये तमाम जलसे, और उसके उनके मुकाबले पर जो है पिस पार्टी की जलसियाँ थी, जलसियाँ जो कहते हैं ना ये। और मैं सिर्फ ये पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब की नहीं, सिंध के अंदर देखें, आज मुझे बताएं कि आज उनका जो ये बेसिक ग्राउंड जो है, आपके आने से पहले यही बात पीपल्स पार्टी के जो हमारी कारकुन है उनसे मैं यही बात कर रही थी कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ से लड़ रहे हैं इस वक्त वहाँ पे क्या स्कोप है। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ साहब कराची से लड़ रहे थे तो एक पता था कि वहाँ पे सीट्स मौजूद है मुस्लिम बिल्कुल की, है, लेकिन वहाँ अभी जो है, मेरे जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, ये जितनी पार्टीज आपके साथ आई हैं वो क्यों आपके साथ आई हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समझ रही हैं कि आपके पास कोई ऐसी बैक है, आपको एक ग्रीन चिट मिल चुकी है, जो ऐसा कहा जा रहा है कबूलियत आ गई है आपके पास, इस वजह से फेडरल वालों का साथ दे दो, वरना तो ये कोई फितरी इत्तेहाद तो नहीं है। नहीं देखिए, पहले नंबर पर मैंने पहले आपको जवाब दिया है कि हमारे साथ कोई आप सीट एडजस्टमेंट थी हमारी एमक्यूएम के साथ, हमारे अपने कैंडिडेट कराची में मौजूद हैं। आप पीएस को ले लें, आप एनए की सीट पर ले लें जो है ना। नंबर टू हमें ना कोई चिट मिली है, ना कबूलियत में उस पर किसी हम उस पर नहीं है, हम अपने अवाम के हमने काम किया अवाम में। आप देखें जो हुकूमत 15 साल थी यहाँ पे, 15 साल उन्होंने हुकूमत की है यहाँ पे, और डंडे के ज़ोर पे हर तरह के ज़ोर से हुकूमत की है। उसके बाद मुस्लिम लीग का एकदम यानी कि सामने आना, और इतनी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम इतने लोगों की बज़राई मिलनी और लोगों का शामिल होना, तो ये मामूली बात तो नहीं है। मुजफ्फर शिजरा कौन थे, अख्तर जदून कौन था, ये तमाम लोग बड़ी पार्टियों से आए हैं ना हमारे साथ। ये तो हमारे अपने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जो पुराने हमारे कैंडिडेट थे, तो ये कहना कि जी कराची में या सिंध में हमारा वोट बैंक नहीं है, तो ये गलत है। ये आज सिंध का जो वोटर है वो नवाज शरीफ की तरफ देख रहा है, वो भी चाहता है कि लाहौर की तरह सड़कें हमारी सिंध की और कराची की सड़कें बने। वो भी ये चाहता है कि हमारे गटर के ढक्कन जो गायब हो जाते हैं ना, हमारे बच्चे जो गटर में गिर कर मर रहे हैं, तो उनसे हमारा बच्चा, तो वो भी चाहते हैं कि वहाँ यहाँ पे ग्रीन लैंड लोगों को रोज़गार मिले। और सबसे बड़ा हमारा जो होम ग्राउंड जो हमने काम किया है, नवाज शरीफ साहब ने कराची के अंदर अमन कायम किया है। और वो उस वक्त लोग वो मरते थे 25 से 30 लोग, जब जरदारी साहब सदर थे और वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का था। रेंजर्स भी मौजूद थी, फौज भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन हमने वन एजेंडे के ऊपर जो है ना या कराची में वो कायम के दहशत गर्दी को ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ फिर हमने जो है ना जो ये लोड शेडिंग थी आपकी 20 से 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, तो मतलब हम अपने काम के ऊपर हम जा रहे हैं, हमने काम किया है। हम दूसरी पार्टी से पूछते हैं जो 15 साल हुकूमत की है कि हमें बता दें कि कराची, आप यहाँ कराची में बैठी है ना, ये सिविक सेंटर का इलाका, आप मुझे बता दें कि कोई कोई ऐसी यूनियन काउंसिल कि जहाँ पे तालीम आपके तालीमी स्कूल्स के अंदर गधे बने हुए हैं,
आपके अस्पतालों के अंदर जनाब वो बाकायदा तनख्वाहें दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं आपको मिलेगी, दवाइयाँ आपको मौजूद नहीं मिलेंगी। तो ये कह देना आज अवाम बड़ी समझदार हो चुकी है। यहाँ पाकिस्तान की पूरी अवाम कराची में रहती है, यहाँ से वो पैगाम जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो ये कह देना, सिर्फ बातें करना, लोगों के ऊपर जो है ना तुमते लगानी, लोगों को गलत बयानी करनी, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, मुझे ये कर दो, तो ये इस तरह से नहीं होता। हमने तो नहीं कहा मुझे, हम तो कहते हैं कि बिलावल अगर बनते हैं तो हम बिल्कुल कबूल करेंगे उन्हें। नवाज साहब ने तो नहीं कहा ना ये बात, ना शहबाज साहब ने कहा। तो ये जो तमाम चीजें ये सामने नजर आ रही हैं। तो मुझे बताएं कि K4 का मंसूबा क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कराची नहीं, इसमें किसका कसूर है? नहीं, इसमें ये जो कोयले का जो आज का ये अपने कारनामा लेते हैं, तो ये भी तो वफाक का मंसूबा था ना। ये K4 का मंसूबा किन लोगों ने नहीं किया? ये इन लोगों की नाअहली है ना, इमरान खान की नाअहली थी, या इन लोगों ने नहीं किया? तो हमने तो इफ्तिताह भी किया, सब कुछ किया है, फंड्स भी रिलीज किए। आज अगर नहीं हुआ तो हमारा उसमें कसूर तो नहीं है ना वो। अब आप जब नहीं सुन ले आप सैलाब जदगान के लिए आप 5 अरब जब ब्लैकमेल करके ले सकते हैं, तो आप K4 का मंसूबा भी लेकिन अमल कर सकते हैं ना। आज आपका जो अभी ये कह रहे हैं जी, सिंध गवर्नमेंट का जो अभी लास्ट बयान आया है उसके मुताबिक मार्च तक वो कह रहे हैं कि फेज 1 पे कंप्लीट होने जा रही हैं चीजें, अभी जो हमारे पास ऑन ग्राउंड ही जा रही हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसको मुस्लिम लीग नून आती है तो उसको रिजॉल्व नहीं? कराची का देखिए सबसे बड़ा मसला तो स्ट्रक्चर है कराची का, जो तबाह हो चुका है बिल्कुल ना। यहाँ पे आपकी सड़कें तबाह हैं, आपकी सेवरेज तबाह है। मेन तो यही चीज़ होती है ना। जब बारिश होती है तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ बारिश ना हो, क्योंकि ये ना हो क्योंकि अच्छा। दूसरे नंबर पे ये कि आपने इलाकों को जो है ना एक गमगीर किस्म की बहुत ऐसी गुंजान जो है बिल्डिंगों में फंसा दिया है। क्योंकि आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में अभी जो पकड़े गए लोग बगैर परमिशंस के, कराची के अंदर बगैर परमिशन के बिल्डिंगें बन चुकी हैं। यहाँ पर बगैर आप करप्शन के आपको कोई चीज़ मिल नहीं सकती, नौकरी आपको मिल नहीं सकती। एक सिस्टम था इनका, जो सिस्टम जो है कब्जे करता था, उस सिस्टम के सामने आपका चीफ सेक्रेटरी भी बात नहीं कर सकता था। तो कराची को, सिंध को तो बहुत कुछ चाहिए यहाँ पे, और वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ भी मुकम्मल कर सकता है। जैसे कि हमने दूसरे जगहों पे काम अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करके दिखाएं। आज लाहौर में आप चले जाएं, देहातों में चले जाएं, हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां दी हैं, एजुकेशन को फ्री किया है, हमने स्कॉलरशिप दी है, गरीबों के बच्चे जो ना आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए सर, मैं सर आपकी तरफ आती है, लेकिन मेरे ख्याल है कि इनकी बातों का जवाब मुसर्रत नियाजी साहिबा अगर मुझे दे देंगी तो ज़्यादा बेहतर है। मुसर्रत नियाजी साहिबा, हर चीज़ में सिंध की तबाही हो, कराची की तबाही हो, पीपल्स पार्टी पे उंगली उठती है। और अभी आप बातें जो सुन रही हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और आगे इलेक्शंस इतने करीब हैं, क्या जवाब देंगी आप? देखिए, मेरा भाई कह रहा है कि K4 का प्रोजेक्ट है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, ये हमारी नाअहली है। देखें, K4 के प्रोजेक्ट का जो भी था वो पीपल्स पार्टी ने नहीं रोका था, नवाज शरीफ साहब ने रोका। और फिर खान साहब जब 2018 में आए तो उन्होंने कहा कि जी इसमें करप्शन हुई है, इसकी छानबीन होगी, तहकीकात होगी, उसके बाद फंड मिलेगा। वो जू गए तुम। जहाँ तक मेरा भाई जो है ना इस तरह की बातें करता है, जो भी हिस्सा सिंध गवर्नमेंट का था वो तो उस पर चलता रहा और उस पर काम होता रहा। दूसरी बात, मेरा भाई कह रहा है कि जी गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे, और जो अमन अमान लाए नवाज शरीफ साहब लाए। क्या बात है, इस पे तो बहुत जबरदस्त इनको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि गवर्नमेंट सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और अमन ये ला रहे। मेरे भाई ये भूल चुके हैं कि सवात में पाकिस्तान का झंडा लहराना बड़ा मुश्किल था। तो जब जिस वक्त जिस हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली थी, वो हालात मैं कहती हूँ कभी भी कोई फरामोश नहीं कर सकता, कभी नहीं भूल सकता कि वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराना। तो क्या जो किरदार है वो आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। बात कर रहे हैं कि जी बिजली की लोड शेडिंग, फलानी चीज की लोड शेडिंग। मेरे भाई बातें करने को तो बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कोई इतना टाइम नहीं पड़ा ना। 8 फरवरी सर पे है और आपको भी लग पता जाएगा। आपने तो मुझे बताया ना कि आपके पास तो कितने चेयरमैन थे, कितने काउंसलर थे आपके पास जो जीते। दूसरी बात और मैं उसको बता दूं कि मेरे भाई कह रहा है कि जी मुजफ्फर शुजरा साहब आए। शुजरा साहब तो पीपल्स पार्टी में थे, एहसान फरामोश इंसान है, उसको क्या कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। उसने देखा कि चढ़ते सूरज को सलाम करना है तो पीटीआई में चले गए। जब पीटीआई में उनकी दाल नहीं गली तो वो आपके पास आ गए। तो लग पता जाएगा, जिसको आप मजबूत उम्मीदवार कह रहे हैं ना, आपको अंदाजा हो जाएगा।
कहीं भी इनके पास बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार सिंध के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। हम तो चाहते हैं जी हमारे सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़ें और इलेक्शन जीतना, इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का और हर कैंडिडेट का हक है। हम आपकी तरह जो है ना हर्डल्स नहीं ध्यान डालते और इस तरह नहीं कहते हैं कि बिलावल साहब यहाँ इलेक्शन क्यों लड़ने के लिए आ गए। हम तो इस तरह की बात ही नहीं कहते। हमें तो कहा है, हम तो वेलकम कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी हमने कहा कि वेलकम करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है उनकी आपस की गवर्नमेंट है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारे पास तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सारी की सारी जमातें मिलकर खड़ी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट टाइम तो टेस्ट नहीं कर रही है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा होता है और हमें इन चीज की परवाह नहीं है। दूसरी बात, मेरा भाई कह रहा है कि जी वो पंजाब के गांव देहातों में सड़कों का जाल बिछा पड़ा हो। मेरे भाई खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे। मैं किस हल्के के अंदर, किस जगह के अंदर ये पंजाब का नाम लेते हैं, मैं इन्हें बताती हूँ। इनकी 16 महीने गवर्नमेंट रही। ये सरगोदा से लेकर मियांवाली तक का जो रोड है ना, लोगों का सफर जो है ना, खुशाब से लेकर कायदाबाद तक का 25 मिनट भी नहीं लगते हैं। 2.5 घंटे में जो है ना लोग जाते हैं। वो सड़क ऐसी कैसी पड़ी रही, क्यों पड़ी रही थी? फलां गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अब इसको खत्म करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम का प्रोजेक्ट चल रहा था, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन्होंने खत्म करना था तो फिर नहीं कर सके सब्सिडी के थ्रू। इसी तरह से खान साहब ने खत्म करना था एहसास प्रोग्राम, लेकिन लीडर वो होता है कि मेरे लीडर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम क्या, किसी भी किस्म का प्रोग्राम जो आवाम की फलाह के लिए होगा, अगर हमें आवाम एतमाद में लेती है, हमें आवाम मुंतखब करती है, तो ये तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स होंगे या फलाही काम होंगे उसको हम जारी रखेंगे। छोड़ दें कि कौन किसने क्या किया और क्या नहीं किया। हम कम से कम आप लोगों की तरह जो है ना कभी ज्यादा पलड़े में बंद कर नहीं आते और हम उसको अपना ये नहीं कहते नहीं, अयूब खान के बाप है। अयूब खान के कंधे पे कौन आया था? नहीं, अयूब खान को भूल गई हैं आप? अयूब खान के डैडी कहते थे अयूब खान को। देखिए अयूब खान को डैडी कहते थे। करना अलग बात है, लेकिन जिसको आप लोग और जरदारी साहब किसी कंधे पे आए थे, 15 साल गुजार दिए। नहीं, जरदारी साहब ने 15 साल गुजार दिए, किसी कंधे पे गुजारेंगे? अवाम के कंधों पे अवाम के, अच्छा बेनजीर, नहीं बेनजीर का कार्ड नहीं, हमने तो बेनजीर का कार्ड भी जारी रखा है और वो मिनिस्ट्री भी आपको दी। बर्दाश्त करें ना, बर्दाश्त करें। नहीं, बर्दाश्त क्या करें ना, गलत कह रही है ना आप, क्या बर्दाश्त करें? अगर आपके अंदर यहाँ से बच्चा पकड़ के लाऊं, नहीं बाहर रोड से एक बच्चा मैं पकड़ के लाता हूँ, वो आपके बारे में बता देगा सारा कुछ। यहाँ नहीं, मेरे ख्याल है कि गुफ्तगू गलत पैराए में जा रही है और किसी भी तौर पे आप 15 साल लूटते रहे लोगों को। आपके सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी इखलाक हाशमी साहब के आप मेरी मेहमान को बात करने की इजाजत दीजिए। हमें पता है कि आप लोग बदतहजीब लोग हैं, हमारे अंदर तहजीब है, हम नहीं बात। जी मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, मैं बात करती हूँ आपसे। मसला यहाँ पे यह है कि हर लीडर से अपने जो कारकुन होता है उससे मोहब्बत होती है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस दुनिया में नहीं है तो खुदारा उसके बारे में बात ना की जाए। बेहतर है इल्जामात की बातें जो होती हैं वो हो जाती हैं, लेकिन है कि इन लोगों को कितनी देर से क्या कुछ कह रहे थे, मैंने इनसे कहा था ना कुछ। मसला इन लोगों के साथ मसला इशू यही है कि ये हमेशा हमेशा इन लोगों का तरीकाकार और वतीरा यही रहा है कि किसी ना किसी के लिए उन्होंने बोलना है। और अब मुकाबला करें ना, आप अगर कहते हैं कि जी फलानी जगह गधे पड़ने और फलानी जगह, तो आप लोगों के पास तो एक हॉस्पिटल नहीं था जिसमें आपके जो है ना लीडर का इलाज हो सके। फौरन जो है 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिख के और चल पड़ते हैं जी मैं बीमार हूँ। चलिए मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और थोड़ा सा मजीद मौज़ूआत पे बात भी करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं मोहसिन काज़मी साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, कराची के इशूज़ असल हैं क्या और सिंध के जो मसाइल हैं, इस वक्त हम इल्ज़ाम तराशियों की तो बात करते हैं कि फ़लाँ नहीं कर दिया, फ़लाँ ने क्या कर दिया, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो 2024 के इलेक्शंस हो रहे हैं ये वाकई ही तब्दीली के इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, अगर पीटीआई से कोई गलतियां हुई और पीटीआई इस वक्त कुछ कमज़ोर है तो मुझे लगता है कि उनको सियासत पहले नहीं आती थी, आगे चल के उनको सियासत मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी उनकी। फ़िलहाल आप क्या समझते हैं कि मसाइल का हल क्या है? कराची स्पेशली सिंध की आवाम जो ये कहती है जनाब कोई नहीं तलाश कर पा रहा कि उनकी जो मसाइल है उसका ज़िम्मेदार कौन है। थोड़ा सा बात लंबी हो रही है, लेकिन जिस तरह से कराची 97% अब रेवेन्यू दे रहा है सिंध को, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं के वहीं हैं, हल क्या है? अच्छा देखें, कराची यकीनी तौर पे माशाल्लाह ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान को भी पालता है और तमाम सियासतदानों को भी पालता है, ये भी जहन में रखें।
अच्छा, मैं ये कहता हूँ जितनी भी पार्टी के सियासतदान हैं, चाहे वो MQM के हों, पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग के हों, PTI के हों, इनका सबका एक मुश्तरका प्लान ये होना चाहिए कि हमें कराची को तरक्की देना है, कराची को डेवलप करना है, कराची को वो मुकाम देना है जो इसके पास 30 साल पहले था। 30 साल पहले यहाँ सड़कें टूटी हुई नहीं थी, बड़ा जबरदस्त ये शहर कराची होता था। रात के 2-2 बजे बच्चे, बूढ़े, औरतें अपने घरों को रात को आराम से चले जाते थे। अब तो रास्ते भर ख्याल आता है कि पता नहीं कब मोबाइल छिन जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर एक मुश्तरका तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपके सामने बैठ के आवाम को बताएं कि अगर ये आ गए तो भी ये होगा, अगर मैं आ गया तो भी ये होगा। एक आपका एजेंडा होना चाहिए कराची के लिए, वो आप क्यों नहीं बना के दे रहे हैं? अब बात यह है कि सबको आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, अच्छी बात है बिलावल साहब मेहनत कर रहे हैं पंजाब के अंदर और MQM कराची भी मेहनत कर रही है, मैं तो इनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन ये बताइए, आप हर जगह ऐलान कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट जो है फ्री देंगे, और जब देने की बारी आएगी ना, आप देखिएगा इसमें कैसी बातें आएंगी कि जिसने 301 यूज कर लिया उस पर ये लागू नहीं होगा। और मुस्लिम लीग 200 यूनिट का ऐलान कर दिया है वहां पे, और हमारे निगरां वजीर इत्तलात ने कहा है कि ये ऐलान नहीं कर सकते इसलिए कि IMF ने हम पर पाबंदी लगाई है। तो होना तो ये चाहिए हर पार्टी के अंदर। अभी तक मैं देख रहा हूं किसी पार्टी ने माशियत का मंशूर नहीं पेश किया, जो हमारा सबसे बड़ा अहम एजेंडा है। ना मुस्लिम लीग ने पेश किया, ना पीपल्स पार्टी ने पेश किया, ना यहाँ MQM ने पेश किया, और ना PTI का अभी तक सामने आया। ये बहुत जरूरी है कि IMF से जो आपने शराइत तय किए हैं, उसने तो PTI वालों से भी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई आप भी गारंटी लें इस बात की कि जब आप आएंगे तो आप ये नहीं करेंगे। उस रोशनी में आप आवाम को सही सही बताएं कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं जो डर रहा हूं इस बात के ऊपर, आप याद रखिए, मेरी जिंदगी का तजुर्बा है ये कि इलेक्शन के बाद महंगाई रुकी नहीं है, बढ़ी है हर इलेक्शन के बाद। लेकिन मैं इसलिए परेशान हूं, हमारे भाई बैठे हैं, मुझे ये बताएं 16 माह की आपकी हुकूमत की आप मुझसे मुतमईन है? 16 माह जो आपने हुकूमत की, आप मुतमईन है या मुशर्रफ साहिबा मुतमईन है अपनी पार्टी के साथ कि 16 माह जो उसने हुकूमत की? तो अवाम की निगाहें उसको पर है, आप उसको धो नहीं सकते। जब भी आप जिक्र करते हैं 2017 का करते हैं, 2018 का करते हैं, आप 2016 का जिक्र, 16 माह की जो जिक्र है वो आप 23 वाला 2023 का क्यों नहीं करते आप? अच्छा सर, क्योंकि आपका तजिया जो है वो किसी पार्टी के झुकाव की तरफ नहीं होता, लेकिन इस वक्त कराची का वोटर जो कंफ्यूज है, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि कराची का वोटर किस तरफ जाएगा? देखिए, यहाँ तो मैं आपको कहता हूँ 22 सीटें हैं कराची की, आपको मालूम है 14 सीटें पिछली दफा PTI ने ले ली थी। अब इस दफा पहली तो मेरी कंडीशन ये है कि पता नहीं इलेक्शन किस नौइयत के होंगे, बहुत बड़ी है। अगर आपने फ्री इलेक्शन कराए, शफाफ इलेक्शन कराए, तो आप ये समझ लिए कि ये PTI एंड पीपल्स पार्टी एंड MQM ये तीन तो एक लाइन में होंगी। मुस्लिम लीग भी होगी उसके अंदर, चौथे नंबर पे मुस्लिम लीग भी होगी। यही इसके अंदर कंडीशन नजर आती है कि 50% सीटें पाकिस्तान और जमात इस्लामी हैं। मैं बता रहा हूँ जी जी 22 में से आप 14 इन्हीं ने पहले ली थी। अब मुझे नहीं लगता कि PTI 14 सीटें लेगी, पहली बात तो ये। कुछ सीटें अगर किसी की बढ़ेगी तो शायद पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, और जमात इस्लामी को वही मिलेगी जो उसका रिकॉर्ड है। देखिए, बात सीधा सही है, आप उठा के 2018 का वोट बैंक देख लीजिए, हर एक का, किसी के वोट बैंक में 1% इजाफा नहीं हुआ है। वही का वही रिजल्ट है, वही सामने रख लीजिए। ये और वही पर्सनल तजर्बा है, हम इदारों की बात करते हैं धांधली की, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो धांधली ना करती है। मैंने आंखों देखी चीजें, बड़ी बड़ी पार्टीज जो कि जो है वो पारसाई के दावे लें, तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन वाले दिन स्पेशली इन कराची तमाम लोग धांधली कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है। बहरहाल आगे चलते जनाब इखलाक हाशमी साहब, क्या हम मसाइल का हल सिर्फ इल्ज़ामात में ही ला सकते हैं, या वाकई हमारे पास कोई रोड मैप है कि हम सिंध को और कराची को बेहतर पोजीशन में ला सकें? नहीं, देखें, जब PTI की हुकूमत आई और सबसे पहले मेरे शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम
मैशत के ऊपर एक बैठ जाते हैं हम लोग, और इसके ऊपर बैठ के हम सोचते हैं कि मुल्क के अंदर हमने किस तरह करना है, गुर्बत को किस तरह ख़त्म करना है, महंगाई को किस तरह ख़त्म करना है, शहरों को किस तरह से हमने लेना है। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की कोई भी ना, वो एक ही उस पर रट पे लगे रहे कि सब चोर हैं जो ना। और हम आज भी कहते हैं कि सियासी जमातों को बैठ कर ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शंस आखिरी इलेक्शन है सियासतदानों का। ये अगर इस इलेक्शंस के बाद ये सियासतदान, मैं अपनी जमात की भी बात कर रहा हूँ, कि अगर ये राय रास्त पे ना आए और इन्होंने एक दूसरे की इसी तरह टांगे खींचते रहे और एक दूसरे इल्ज़ाम तराशी करते रहे, तो यकीन करें कि आखिरी इलेक्शन होगा ये। क्योंकि देखें कराची शहर, ख़ास तौर पर सिंध या दूसरे शहर जो है ना, आप KP में चले जाएँ या दूसरी जगहों पे बलूचिस्तान में चले जाएँ, ये मिसिंग पर्सन है फलाना, ये जो मामला हो रहे हैं सारे ये, तो इनके ऊपर हमें तमाम सियासी जमातों को सोचना होगा, बैठना होगा। आज महंगाई आप देखें कि किस कदर महंगाई है। उसके बाद देखें महंगाई होने के बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो करोड़ों रुपए की हम तनख्वाहें देते हैं, अरबों रुपए की तनख्वाहें पाकिस्तान में दे रहे हैं, कोई मार्केट में चेक नहीं करता। असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तरों में बैठे पड़े, डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर से निकलता नहीं, कहते मेरा काम ही नहीं बाहर जाना। तो मैं जो बात आज मैं करता हूँ, कोई किसी का मसला जो ना हल नहीं है, आपके डिप्टी कमिश्नर मुलाकात नहीं करते, आपके असिस्टेंट कमिश्नर मुलाकात नहीं करता, SHO आपसे मुलाकात नहीं करता, SSP आपसे मुलाकात नहीं करता। अवाम एक ऐसे हो गए, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो अब ये इन हालात में क्या होगा कि एक अवाम को आप इनकलाब की तरफ लेकर आ रहे हैं। अगर अभी भी आप इनके दरवाजे नहीं खोलेंगे, MNA बनने के बाद अपना मोबाइल बंद कर देता है, वो अवाम की नहीं सुनता है। तो ये कराची के तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं, कराची के नहीं, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी, मैं कह रही आपका असिस्टेंट कमिश्नर का ये ऐसा ही आपकी बात नहीं सुनता यहाँ पे। DMC का अमला भी नहीं है, अच्छा DMC का आप देखें, मैं आज खुलेआम ही बात कर रहा हूँ, मैं बैठ के जमात इस्लामी के मेरे दोस्त हैं, इस पार्टी के मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा यार DMC का जब तक आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, DMC के लोग आपके कहने पे काम नहीं करेंगे। आज क्या हो रहा है, DMC के पहले इसी कराची को DMC चलाते थे, सफाई भी DMC करते थे, पानी हर चीज़ DMC करती थी। आज हमने एक दूसरा डिपार्टमेंट ला के बिठा दिया है, जिसे हम चाइना को अपना अरबों रुपए दे रहे हैं, लेकिन DMC को हम नहीं देख रहे कि उनकी मशीनरी कहाँ पड़ी है, मशीनरी कहाँ खराब हुई पड़ी है। DMC के मुलाजिम घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। अफसर आज ना करोड़पति अरबपति बन गए, उनके हम लगामे नहीं खींचते। एक असिस्टेंट कमिश्नर करोड़पति अरबपति बन जाता, तो सबसे बड़ा मसला ये है, यहाँ सियासत का नहीं है, बराए सियासत नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मसला आज तक मैं अपनी बड़ी माजरत के साथ ही मैं कहूँगा कि इन्हें ये चाहिए था। इस पार्टी के मैं दोस्तों से कहता हूं यार आप लोगों ने क्यों नहीं ये किया है। आज आप वजाफाती इलाकों में चले जाएं, गोठों में चले जाएं, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, बिजली है ही नहीं वहाँ पे। मेमन गोट एक इतना बड़ा एरिया है, वहाँ मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, करीम जोखियो साहब वहीं रहते हैं, इनके MNA, और वो वहाँ पे बिजली नहीं है, आपकी गैस बंद है। मसला ये कि जहां मुझे बताया कि MNAs हम किस लिए बनाते हैं, MPs हम किस लिए लोगों को मुंतखब करते हैं कि मसाइल हमारे हल हों, हमारे चीज़ें हमारी सीधी हों। आज अगर मेयर को कहा जाए कि गटर के ढक्कन नहीं है, तो वो कहता है जी मैं क्या करूं, गटर के ढक्कन तो भाई पहले क्यों नहीं चोरी होते थे। आज शारे फैसल पे आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि इरोंची शारे फैसल के जो जंगले नहीं लगे हुए थे सेंटर में, मैंने अपनी आंखों से वो काट कर लेके जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला पूछ नहीं रहा। आपके यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सरिया निकाला जा रहा है, सरिया निकाल रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज है वो बिल्कुल। अच्छा यूनिवर्सिटी रोड देखें, 1 साल हो गया पूरा, आज इसे हम मुकम्मल ही कर सके अभी तक जो ना, तो क्या वजह है इसकी मुझे बताएं। चलिए मुसरत नियाजी साहिबा की तरफ चलते हैं। मुसरत नियाजी साहिबा, ये मसाइल जो कराची के इस वक्त जिक्र किए जा रहे हैं, ये तो आप भी जानती हैं, आप भी कराची में रहती हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हल नहीं मिल रहा है। आपकी लोकल गवर्नमेंट में आपकी तादाद ज़्यादा है, मेयर आपका मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हल हमें नहीं मिले, क्या वजूहत हैं? तो देखिए वसाइल जो कि तू है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं कराची के अंदर काम होता हुआ आपको क्या दिखाई सना नहीं दे रहा? टू बी फ्रैंकली बताइए, ठीक है, जब से मेयर आए हैं मुर्तजा भाव साहब, काम कराची में हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं है कि कराची में नहीं हो रहा। इवन ये जो गलियां थी ना जिनके अंदर देखिए हम मेन रोड्स को तो देखते हैं, अब आपने देखा कि बारिश जब हुई तो शारा फैसल पे उस तरह पानी नहीं था, मेयर समेत तमाम उनकी काबीना के लोग रोडों पर मौजूद रहे। दूसरी बात यह कि गली मोहल्लों के अंदर बहुत ज्यादा पानी जमा होता था, वहां पे गलियां बनना शुरू हो गई। और मैं अगर कहूँ कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट ले आए, एक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। आपने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ, मेरा भाई भी कह रहा है, यही सिंध है,
सुबह सिंध रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, पूरा पाकिस्तान पल रहा है, पूरी सिंध के अंदर हर रंग नस्ल कौम का बंदा पल रहा है, लेकिन क्या है हम इसको ऑन नहीं करते। मैं कहती हूँ आए जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जो भी आता है, अपोजिशन समेत सब मिलकर ये देखिए हमें जो पाल रहा है ना, उस सूबे को, उस शहर को माँ का दर्जा दे दें और उस माँ से वफा करें और उसके ऊपर मिलकर काम करें, तो आवाम को पता चल जाता था ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसकी गवर्नमेंट आएगी, जिसने स्ट्रगल किए, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर स्ट्रगल करें, एक दफा इसको उस लेवल पे ले आए कि ये आपको और रेवेन्यू जनरेट करके दे। जब मैं समझती हूँ कि आपकी माँ खुश है तो पूरा 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 कुंबा खुश होता है, तो पूरा पाकिस्तान इसका कुंबा है जब ये कमा के देता है। तो इस तरह करें ना, मत करें कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मैं समझती हूँ इस वक्त तक एक वक्त के लिए कह दें कि किसी ने कुछ नहीं किया, आए ना ऐसा करें कि इसको हम ऑन भी करेंगे और मिलकर भी बैठेंगे। कोई और सूबा है, मैं इन चीजों से बालातर होकर कहती हूँ तासुब से, केपीके के अंदर जो है ना, मुझे बताए ना कितनी कौमियतें बस्ती होंगी, पंजाब के अंदर कितनी कौमियतें बस्ती होंगी, बलोचिस्तान के अंदर कितनी होंगी। सूबा सिंध ऐसा सूबा है जो सबको एक फूलों का गुलदस्ता लेकर पल रहा है और पाल रहा है, इसलिए कि यहाँ पे फिर ऑन भी तो सब करे ना। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मोहसिन काजमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इखलाक हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ पे बात होती है, हम सुनते भी हैं और रिवायती तौर पे प्रोग्राम करने की मेरी आदत भी नहीं है। बात होती है अमनो अमान कायम करने की। अगर कोई कहता है कि किसी ने कहीं अमनो अमान कायम कर लिया, तो कराची की आवाम भी जानती है और पूरे पाकिस्तान जानता है अमनो अमान कायम करता कौन है। जब तक उनका साथ नहीं होता अमनो अमान कायम नहीं होता। कराची के मसाइल की बात करते हैं तो कराची के मसाइल में किसी का सड़क पे आके मसाइल को हल करना, कि हमने पीटीआई को भी देखा, आरिफ अलवी साहब को भी हमने रोडों पे देखा है, पीटीआई के वर्कर्स को भी देखा है, पीपल्स पार्टी के भी वर्कर्स को देखा है कि वो रोड पे आके मसाइल को हल करने की बात करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जिस वक्त पानी जमा हो, जब मसाइल हो, उस वक्त अगर आप रोड पे आ जाएं तो उस वक्त मसले हल नहीं होते, मसले उसके बाद में हल होते हैं। कराची की कितनी इमारतें हैं जिसमें आग लगती है, कोई पूछने वाला है कि उस आग को बचाया कैसे जा सकता है, कोई पूछने वाला है कि आग लग क्यों रही है और अभी क्यों लग रही है। जाहिर सी बात है, अभी जो रिसेंटली जितने केसेस हुए हैं वो सिलेंडर्स की वजह से, सिलेंडर्स क्यों होते हैं घर के अंदर, ये कोई पूछने वाला है कि कराची वालों को गैस क्यों नहीं मिल रही है। और उसके बाद आग लगने के बाद भी उन लोगों के पास कौन मौजूद है, कौन सी सियासी पार्टी मौजूद है इस वक्त कि जो जाए और उनके पुरसाने हाल हो, जिन लोगों के घर उनसे छीन गए। मेरी आंखों के सामने वो फैमिलीज मौजूद हैं जो आज आग की वजह से मुतासर हुए, उनके बच्चे मर गए, उनके घर तबाह हो गए। कौन है ये? अभी रिसेंटली मैं कुछ महीनों की बात कर रही हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। नालों की सफाई की बात की गई, बहुत की गई, पहले भी कही है कि नालों की सफाई की गई। नालों की सफाइयां इतनी इंपॉर्टेंट थी, हो गई थी और इतने अरबों रुपए आपने उसमें लगा दिए। तो मुझे बताएं कि 3 माह 4 माह गवर्नमेंट जाने के बाद ऐसा क्या हो गया? क्या किसी जगह को यह पता चल गया कि फलां की गवर्नमेंट चली गई है तो पानी भर दिया जाए? नहीं जनाब, इस तरह से मसाइल हल नहीं होते। वो पार्टीज जब वो इलाके जहाँ पे 88 से एक खास कौमियत की हुकूमत मौजूद थी, कौम का नारा लगाने वालों की, आज उस इलाके का नाम देखें, हाल देखें, 90 का भी हाल आप देख लें कि क्या होगा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वही इलाके हैं जो कि पढ़े लिखे इलाके कहलाते थे, जो कि साफ सुथरे इलाके कहलाते थे, आज उनका हाल देखें क्या है। मैं सिर्फ इन लोग सबकी बातें ही सुन सकती हूँ, लेकिन यूथ सुनना चाहती है। बाकी मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात की, आखिरी इलेक्शंस हैं ये, आप लोग के इम्तहान के, सियासतदानों के इम्तहान के, खुदारा मसाइल को हल करने की जरूरत को महसूस कीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।